जो हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो उन्हीं की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो एप्लीकेशन आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए वो होते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर का कंपैरिजन करना, कहां एसिडिक और कहां बेसिक नेचर बनने वाला है। तो उसी सीरीज में हम बात करेंगे तीन तरह के कंपाउंड के लिए, पहले ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड और फिर हाइड्राइड के बारे में। ऑक्साइड्स आप जानते हैं अलग अलग चैप्टर में ऑक्साइड के लिए कैटेगरी डिफाइन होती है। जैसे यहाँ हम जो बात करेंगे वो होंगे चार टाइप के ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। ये चार कैटेगरी जो उनके नेचर पर डिफाइन हो रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे और बात कर रहे होंगे एस ब्लॉक चैप्टर की, तो वहां पर आप बात करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया है -2, तो जो O-2 है उसको नाम दिया जाता है नॉर्मल ऑक्साइड, O2-2 का नाम होता है परऑक्साइड और O2- का नाम होता है सुपर ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -2, दो पे -2 तो एक पे -1 और दो पे -1 तो एक पे -1/2। तो ये अलग अलग टाइप के ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। आगे जाके जब फिर से फॉर्मूला मॉडिफाई होगा, तो जब पी ब्लॉक में आप बात कर रहे होंगे तो फिर से ऑक्साइड का अलग फॉर्मूला बनेगा। जब हम बात करते हैं M2O3 टाइप के ऑक्साइड की, तो इसका नाम दिया जाता है सेस्क्यू ऑक्साइड, SESQUE, सेस्क्यू ऑक्साइड। जैसे बोरोन बनाता है B2O3, एल्यूमिनियम Al2O3, नाइट्रोजन N2O3, आयरन Fe2O3, इस तरह के ऑक्साइड को नाम दिया जाता है सेस्क्यू ऑक्साइड। दूसरा रेशो जो बनके आता है M3O2 टाइप का, नाम दिया जाता है सब ऑक्साइड। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड फॉर्मूला होता है C3O2, M3O2 टाइप। और सबसे आखिरी में तीसरी कैटेगरी उसके अंदर भी आती है, दैट इज M3O4, इसको नाम दिया जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे लेड बनाता है Pb3O4, जिसको हम नाम देते हैं मिनियम, रेड लेड जो कि सिंदूर है। और दूसरा आता है जैसे आयरन Fe3O4। तो ये इस तरह के फॉर्मूले होते हैं मिक्सिंग से बनकर आते हैं। मिक्सिंग जैसे आयरन के दो चार्ज +3 और +2 उनको मिक्स करके बनाया जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड। लेड पे दो चार्ज +2 और +4, तो जो मिक्स करके बनाया गया उसका नाम है मिक्स्ड ऑक्साइड। 3O2 वाले का सब ऑक्साइड, 2O3 वाले का सेस्क्यू ऑक्साइड। ऑक्सीजन में O-2 नॉर्मल, O2-2 पर और O2- सुपर ऑक्साइड। तो ये चैप्टर के हिसाब से क्लासिफिकेशन बनेगा, अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बन जाते हैं, कौन सा टाइप है, कौन सा चार्ज है, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो नेचर के हिसाब से कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा और किस तरह का नेचर शो कर रहा है उसके लिए है। बात करते हैं सबसे पहले एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में नेचर ऑफ ऑक्साइड की। पहला नाम दिया गया बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक। मेटल सबसे बढ़िया मेटल्स पाए जाते हैं शुरुआत में, मतलब कौन से ब्लॉक की बात हो रही है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के मेटल्स जैसे कि एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, सोडियम बनाता है Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। मैग्नीशियम ने बनाया MgO, CaO, SrO, BaO। मेटल के ऑक्साइड है बेसिक है। कौन ज्यादा बढ़िया मेटल रहा, सोडियम या सीजियम? कैसे कंपेयर किया जाता है मेटल स्ट्रेंथ को? मेटलिक बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा मेटल ज्यादा बढ़िया, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाले या देरी से? जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना बढ़िया मेटल होगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, जिसकी आईपी की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने के साथ आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। सबसे कम आईपी रहेगा सीजियम का, और अगर आईपी की वैल्यू होगी कम, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना बढ़िया मेटल होगा। और मेटल जितना अच्छा होगा, मेटल कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो पहले वाले में अगर कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, CS2O, और कहा जाएगा डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट वन अगले वाले में कंपेयर करते हैं, कहा गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ग्रुप नीचे की तरफ जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ने के साथ साथ आईपी का वैल्यू कम, मेटल कैरेक्टर ज्यादा, मेटल कैरेक्टर जितना ज्यादा बेसिक नेचर ही ज्यादा। सबसे बढ़िया बेस BaO, फिर SrO, CaO, MgO। तो मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं और डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। क्या कहा जाएगा, कैसे पता चलेगा कि बेस है? बेस की पहचान होती है कि पानी में जाने पर लिबरेट होता है OH-। एसिड की पहचान होती है पानी में जाने पर लिबरेट करता है H+। तो ये बेस थे, मेटल का कंपाउंड बेसिक था। ऑक्साइड को जब हमने पानी में डाला तो उसने बनाया हाइड्रोक्साइड। यहाँ दिया है NaOH, और NaOH को तोड़ोगे तो ये बनाएगा Na+ और साथ में लिबरेट करेगा OH-। और जो पानी के अंदर OH- आयन देते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। कैल्शियम का ऑक्साइड था, पानी में मिलाया तो कंपाउंड बना CaOH होल ट्वाइस, टूटेगा तो बनाएगा कैल्शियम पे +2 और साथ में बनेगा OH-। और जो पानी के अंदर OH- आयन देगा उसका नेचर हो जाएगा बेसिक। तो ये मेटल के कंपाउंड थे जो कि बेसिक थे। इनके कुछ नाम भी होते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम दिया जाता है कॉस्टिक सोडा। अगला है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम दिया जाता है ये एक तरह का लाइम है जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं, उसका तो फॉर्मूला होता है CaO, दैट इज नोन एज क्विक लाइम। उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद उसका जो है व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, और ये वही व्हाइट सॉल्यूशन है जिसको हम दीवारों पर काम में लेते हैं पेंट करने के लिए। तो वो होता है CaOH होल ट्वाइस, स्लेग लाइम। और अगर ये पीपीटी में कन्वर्ट हो जाए तो बन जाता है CaCO3, जो कि लाइमस्टोन, जिसको हम नाम देते हैं चूने का पत्थर। तो ये इस तरह के कंपाउंड है जो कैल्शियम से बने हुए, जिसको हम चूना भी कह रहे होते हैं। तो ये OH- आयन देते हैं और इनका नेचर हो जाता है बेसिक। चलिए अगले पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कंपाउंड कहेगा एसिडिक। एसिडिक कंपाउंड किनके होते हैं भाई, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है एसिडिक। अच्छा अभी नॉन मेटल वाले हैं तो देखो क्या कहेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कि बनाया गया N2O5, SO3, Cl2O7, CO2, P2O5, सारे के सारे एसिडिक हैं और सबके अंदर मैंने हायर चार्ज लिया है। कैसे कह रहा हूं मैं हायर चार्ज लिया है, जैसे यहाँ पर अगर मैं नोटिस करूंगा तो मैंने जो चार्ज लिया है, नाइट्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है +5, सल्फर अवेलेबल है +6, क्लोरीन है +7, कार्बन है +4, फॉस्फोरस है +5। ये हाईएस्ट चार्ज वाले कंपाउंड है, और जो हाईएस्ट चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं उनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। तो ये हाईएस्ट एसिडिक कंपाउंड है और सबसे ज्यादा चार्ज पर एसिडिक नेचर ज्यादा रखने वाले। अच्छा अगर ये खुद एसिडिक है तो कैसे पता चलेगा? एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने पर लिबरेट करते हैं H+ आयन। कैसे पता चला? नाइट्रोजन का कंपाउंड था N2O5, पानी में डाला, जैसे N2O5 को पानी में डाला कंपाउंड बना दिया HNO3, नाम है नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड को आप ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा, बनाएगा H+ और साथ में देगा NO3-। सल्फर का ऑक्साइड था SO3, पानी में मिलाया तो बना दिया H2SO4, ब्रेक करोगे तो बनाएगा H+ और साथ में देगा SO4-2। तो ये वो है जो पानी के अंदर जाकर H+ देते हैं, और जो पानी में H+ देता है उसका नेचर एसिडिक होता है। ये कौन सा एसिड बनेगा कैसे पता चलेगा? इस चार्ज से। नाइट्रोजन के ऊपर N2O5 में कितना चार्ज है, +5, तो आपको यहाँ बनाना होगा +5 वाला एसिड, दैट इज HNO3, नाम हुआ नाइट्रिक एसिड। सल्फर में देखोगे तो सल्फर SO3 वाला है +6 पर, तो यहाँ पर आपको बनाना होगा H2SO4 +6 वाला। सेम चार्ज वाला ऑक्सी एसिड बनाते हैं, जिसके बारे में आप सीखते हैं ऑक्सी एसिड्स के अंदर जब हम पी ब्लॉक की बात कर रहे होते हैं। ये वो कंपाउंड हुए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। दो तरह के कंपाउंड आए हैं, एक के लिए तो कहा था बेसिक और दूसरे के लिए कहा था एसिडिक। बेस वो होते हैं जो रिएक्ट करें एसिड के साथ, और एसिड वो होते हैं जो रिएक्ट करें बेस के साथ। क्या कहा जा सकता है जो अपन इसके पहले पढ़ा था उसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बेसिक ऑक्साइड है, और ये अगर खुद बेसिक है तो बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और एसिड बेस जब कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का। तो ये वो कंपाउंड थे जो कि एसिड के साथ रिएक्शन दिखा रहे थे। चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो बात हुई है वो किसकी है? ये कंपाउंड एसिडिक है, और एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो खुद कंबाइन करें बेस के साथ, और बेस के साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर का। तो ये हो गया एसिडिक कंपाउंड। तीसरा वाला थर्ड टाइप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, नाम दिया गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक के लिए कुछ एलिमेंट है, नोटिस करें कौन कौन से? एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक, टिन, लेड, इस तरह के कुछ एलिमेंट के साथ पाए जाने वाले ये एलिमेंट।
क्या क्या है इनको याद रखने का तरीका? आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन। क्या बोला गया? आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन। एल्यूमिनियम, एंटीमनी, बेरिलियम, जिंक, टिन और लेड, इनके बने हुए जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है एम्फोटेरिक। कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जरा चेक करें, इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे? जैसे एल्यूमिनियम ने बनाया ऑक्साइड, फॉर्मूला था Al2O3। Sb कौन सी फैमिली में आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। तो ये Sb मतलब एंटीमनी था, कंपाउंड बनेगा या तो B2O3 या फिर B2O5, वो था एम्फोटेरिक टाइप के। इसके बाद बेरिलियम आया BeO, जिंक आया ZnO, टिन ने बनाया SnO और SnO2, लेड ने बनाया PbO, PbO2। ये मैंने अलग अलग टाइप के क्यों लिखे? अगर ऐसे थे तो इसमें देखो लेड जो था उसका मैंने कंपाउंड लिया है +2 वाला, जबकि जो टिन लिया है वो है +4 वाला। क्यों लिखा है? क्योंकि दो टाइप के बनते हैं, दोनों ही एम्फोटेरिक हैं, पर यहाँ पर ये स्पेसिफिक इसलिए लिए गए क्योंकि हम जानते हैं कि लेड के ऊपर एक इफेक्ट लगता है। क्या है इफेक्ट? कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इन सब के अंदर हम नोटिस करते हैं कि जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऊपर वाले पे हायर और नीचे वाले पे लोअर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन +4 तक रहते हैं, पर लेड जो स्टेबल होता है वो +2 पर है, तो इसका +2 वाला लिया और ये लिया +4 वाला। तो ये वो हैं जो कि एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं। ये स्पेसिफिक चार्ज के हिसाब से कुछ एलिमेंट जो हो सकते हैं वो यहाँ पर इंडिकेट किए। कौन कौन सा? जब क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम का रहेगा चार्ज +3 पर एम्फोटेरिक, आर्सेनिक +3 पर, गैलियम +3 पर और मैंगनीज रहेगा +4 पर। तो ये स्पेसिफिक चार्ज हैं जो कि एम्फोटेरिक बनते हैं और बाकी इनके कंपाउंड तो हमेशा ही एम्फोटेरिक होते हैं। तो इनको याद रखने का तरीका, आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन, दे आर एम्फोटेरिक। और डी ब्लॉक के अंदर कुछ कंपाउंड ये जैसे कि क्रोमियम Cr2O3, मैंगनीज MnO2, ये एम्फोटेरिक है। इनके लिए तरीका देखो क्या कहता है। डी ब्लॉक का जनरल तरीका होता है कि डी ब्लॉक के अंदर लोअर, हायर और बीच वाला चार्ज अलग अलग टाइप का नेचर दिखा सकता है। जैसे क्रोमियम के ऊपर चार्ज स्टेबल होता है +2, उसके बाद आता है +3, उसके बाद आता है +6। सबसे लोअर वाला चार्ज बेसिक, हायर वाला चार्ज एसिडिक और जो बीच वाला बनता है उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। जैसे CrO बेसिक, CrO3 एसिडिक और Cr2O3 एम्फोटेरिक। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, उसके नजरिए से बोला गया। मैंगनीज के लिए बात करें तो चार्ज आते हैं जो स्टेबल है +2, नेक्स्ट वन इज +4 और फिर आता है +7। लोअर वाला चार्ज +2 का नेचर बेसिक, हायर वाला चार्ज +7 का नेचर एसिडिक और जो बीच में आया +4 उसका नेचर हो जाता है एम्फोटेरिक। तो इस तरह से डी ब्लॉक के अंदर जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होते हैं उनका नेचर बनता है एम्फोटेरिक। एसिड के लिए कहा गया था किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ। बेस के लिए कहा गया किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों के साथ, दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ कॉम्बिनेशन शो करते हैं उसके लिए कहा जाता है उनका नेचर कैसा बनता है? एम्फोटेरिक। और लास्ट वन, अगली कैटेगरी नाम दिया गया न्यूट्रल ऑक्साइड, जो किसी के साथ कंबाइन करने का टेंडेंसी ना रखें या जिनका पीएच 7 चल रहा हो, वो कंपाउंड कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल है क्योंकि पानी के अंदर वो पीएच 7 के आसपास चल रहा है और बाकी जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं रखते। जैसे कि N2O नाम दिया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। दूसरा वाला NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ वन इज वाटर। तो ये 4 टाइप के ऑक्साइड हैं जो अभी तक हमने पढ़े। पहला नाम एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे। दूसरा नाम बेसिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड होंगे। तीसरा नाम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कुछ एलिमेंट आए थे जैसे कि आज सब बेसुरे जन सुनेंगे प्रवचन। और चौथा टाइप है न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन कौन से एग्जांपल? N2O, NO, CO और H2O, ये सारे टाइप इसमें हो सकते हैं। एसिड होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन दिखाएं, बेस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन दिखाएं, एम्फोटेरिक होते हैं दोनों के साथ रिएक्शन दिखाएं और न्यूट्रल होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन ना दिखाएं। तो टोटल कितने टाइप के ऑक्साइड हो जाते हैं? 4। अब इनके लिए कंपैरिजन का तरीका देखो क्या कहेंगे। एक पीरियड में जब आप जाते हो तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर हम कहेंगे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर मेटल्स पाए जाते हैं, तो उधर की तरफ तो बढ़ेगा एसिडिक और इधर की तरफ बढ़ेगा बेसिक। क्या कहा जा सकता है? जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हो लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है। Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। किसका EN ज्यादा होता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? मेटल्स का EN कम और नॉन मेटल्स का EN ज्यादा, तो हम कहेंगे लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ा और नॉन मेटल कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा कहा जाएगा इनके लिए एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है, तो इधर की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ग्रुप में अगर कंपेयर करें तो क्या कहेंगे? जब आप ग्रुप में मूव करना चालू करते हो टॉप से बॉटम की तरफ, तो ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहला फैक्टर साइज का वैल्यू बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो EN का वैल्यू कम हो जाता है। किसका EN कम होता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स का EN ज्यादा और मेटल्स का EN कम। तो अगर EN कम होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ गया और मेटलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब हम कहेंगे कि एसिडिक नेचर तो कम हो गया और इनका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो इधर की तरफ जाने पर बेसिक और उधर की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा होता है। चलिए काम में लेते हैं। देखो इस चीज को कैसे समझा जा सकता है। आपको यहाँ पर 2 पीरियड लिखे हुए दिखाई देंगे, एक सेकंड है और एक थर्ड है। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की तो जो एलिमेंट लिखे हैं देखो उनका सीक्वेंस क्या? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर की तरफ जा रहे हो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इधर की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। अगली बार भी इधर की तरफ एसिडिक नेचर बढ़ेगा, उधर की तरफ बेसिक नेचर बढ़ेगा। क्या कहा जाएगा? इधर की तरफ बेसिक, उधर की तरफ एसिडिक और जो बीच में आए उनका नेचर एम्फोटेरिक। जैसे सेकंड में बेरिलियम का कंपाउंड एम्फोटेरिक, इसके अंदर एल्यूमिनियम का कंपाउंड एम्फोटेरिक। तो जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन के नजदीक जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या कहा गया? पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन और उस एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा बेसिक नेचर ज्यादा और ऑक्सीजन के जितना नजदीक रहोगे एसिडिक नेचर ज्यादा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड था एसिडिक है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, पोटेशियम का ऑक्साइड की बात करें तो कैसा रहेगा? बेसिक। पोटेशियम मेटल है, मेटल वाला बेसिक है, जिंक बीच में आया था, जिंक का है इसलिए एम्फोटेरिक है, नाइट्रोजन इधर आया था तो नेचर एसिडिक है। उधर की तरफ जा रहे हो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, इधर की तरफ जा रहे हो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो उधर की तरफ एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो बेसिक है और इधर की तरफ एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है। चलिए अप्लाई करते हैं इसको। क्या कहा गया? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल है क्योंकि जब EN ज्यादा होती है तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटल के कंपाउंड का नेचर ही एसिडिक हो जाता है। चलिए जैसे कि यहाँ चेक करो, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन लेफ्ट से राइट जा रहे थे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो फिर एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? N2O5, उसके बाद CO2 और फिर होगा B2O3। नेक्स्ट वन क्या कहा गया? एसिडिक नेचर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर कैसे लगाते हैं? जैसे कि कंपाउंड लिखा गया फॉर्मूला HClO, फिर लिखा गया HClO2, नेक्स्ट वन इज HClO3 और फिर लिखा गया कंपाउंड HClO4। चार्ज की बात करें तो देखो क्या कहा जा सकता है? इस पर चार्ज है +1, उसके बाद आया +3, फिर आया +5 और फिर आया +7। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? HClO4। नाम होता है पर क्लोरिक एसिड।
HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO2 क्लोरस एसिड और HClO हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। क्यों कह रहे होंगे? चार्ज जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा, क्योंकि चार्ज बढ़ने से क्या हुआ? अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो Z इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा है, Z इफेक्टिव ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा नॉन मेटल कैरेक्टर उतना ज्यादा, और नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा तो फिर नॉन मेटल कंपाउंड एसिडिक ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4 होगा। तो चार्ज बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है। चलिए नेक्स्ट वन। अगला जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है वो है हाइड्रोक्साइड के लिए। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं भाई? जैसे ऑक्साइड था जिसके अंदर आता था ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर आता है OH। तो जब OH आने लगता है तो उसको नाम दिया जाता है हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड के अंदर दो कैटेगरी है, ये एसिडिक भी हो सकता है और ये बेसिक भी। अगर ये इस तरह से टूटा AOH वाला बॉन्ड कि इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया गया, तो ये यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या होगा? जब AOH को आपने यहाँ से तोड़ा है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो A और O के बीच में से टूटे या फिर O और H के बीच में से टूटे। अगर ये यहाँ से टूटा तो इधर लिबरेट होगा H+ और उधर OH-, नेचर बनेगा एसिडिक। और अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा तो उधर बनेगा OH-, इधर बनेगा A+ और इसका नेचर हो जाएगा बेसिक। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ से टूटे? दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल लिया गया है NaOH का और दूसरा एग्जांपल लिया है ClOH का। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, NaOH ClOH। लेते हैं एग्जांपल। कंपाउंड लिखा NaOH और अगला लिखा ClOH। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ EN की, और EN के लिए बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बढ़कर आए हैं। कितना होता है सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 0.9। ऑक्सीजन का EN होता है 3.5, हाइड्रोजन का EN होता है 2.1। इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस बताना है। कितना डिफरेंस आया है? ये 0.6 हो जाएगा और ये हो गया 2.6। यहाँ पर इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस बताना है 1.4। जरा चेक करके बताएं कहाँ पर बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा आने वाली है, NaO या OH? जहाँ का डेल्टा EN ज़्यादा वहाँ बॉन्ड की पोलरिटी भी ज़्यादा। डेल्टा EN कहाँ ज़्यादा है? Na और O के बीच में, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस 2.6 है। और अगर डेल्टा EN यहाँ का ज़्यादा है तो हम क्या समझते हैं कि इस वाले बॉन्ड को जब आप ब्रेक करने जाओगे तो आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ना होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये वाले कंपाउंड पानी में जाने पर चेक करके बताया जाएगा कि पानी में क्या दे रहे हैं, H+ या OH-। पानी एक तरह का पोलर सॉल्वेंट है और हम कंसेप्ट जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिजोल्व हो सकता है। पोलर घुलेगा पोलर में, नॉन पोलर घुलेगा नॉन पोलर में। ये आयनिक कंपाउंड है, पोलर में जाएंगे और जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वहीं से पहले टूटेगा। तो इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो ये ब्रेक होता है यहाँ से, यहाँ बनेगा Na+ और इधर बनेगा OH-। और अगर इसने पानी में OH- दिया तो हम कहेंगे इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक। तो मतलब ये वाला हाइड्रोक्साइड बेसिक टाइप का था। अगले वाले के लिए सेम कंसेप्ट लगाते हैं। देखो तरीका क्या रहेगा। क्लोरीन का EN होता है 3, ऑक्सीजन का EN है 3.5, हाइड्रोजन का EN है 2.1। इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस 0.3, सॉरी इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस 0.5, इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस 1.4। अब जरा चेक करके बताएं ज़्यादा पोलरिटी कहाँ पर आने वाली है, ClO या OH? अगर मैं देखूंगा तो यहाँ 0.5 है तो यहाँ 1.4 है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, और अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो इधर की तरफ आएगा H+ और यहाँ पर आएगा ClO-। और जो पानी के अंदर H+ आयन देते हैं उनका नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक। मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा रहेगा? एसिडिक। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर बताया है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करना है, XO से या फिर OH से। तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा A पर। जो OH है वो हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि वो OH- की फॉर्म में ही रिलीज होगा, हो सकता है वो OH- दे दे या फिर हो सकता है वो H+ दे दे। अगर OH- लिबरेट किया इस तरह के एग्जांपल में, उसका नेचर हो गया बेसिक, और उसी में अगर उसने H+ दिया जैसा कि यहाँ लिबरेट हुआ तो उसका नेचर हो गया एसिडिक। तो ये डिपेंड करता है X के ऊपर। X क्या था? जैसे यहाँ पर A की बात करें तो यहाँ सोडियम लगा था, इसमें क्लोरीन लगा था, मेटल वाला था। मतलब आप अगर देख पा रहे हो तो एक ही जगह पर अगर आप मेटल काम में लेते हो तो मेटल के केस में ये वाला बॉन्ड इधर से टूटता है और OH- लिबरेट करने की वजह से नेचर बनता है बेसिक टाइप का। और अगर क्लोरीन लिया मतलब नॉन मेटल, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा। तो अगर यही वाला केस हम नॉन मेटल के एग्जांपल में लेते हैं तो बॉन्ड O और H के बीच में से टूटता है और H+ लिबरेट करने की वजह से इसका नेचर बन जाता है एसिडिक। तो इसलिए ये बॉन्ड से डिफाइन होता है कि वो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होने वाला है। हाइड्रोक्साइड के लिए कंपेरिजन का तरीका सेम है जैसा कि ऑक्साइड के लिए था। तरीका क्या बताया गया? नॉन मेटल के कंपाउंड है तो नेचर रहेगा एसिडिक, मेटल के कंपाउंड है तो नेचर रहेगा बेसिक। लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। इधर की तरफ आएंगे बेस और इधर की तरफ आएंगे एसिडिक। इधर अगर एसिडिक बढ़ेगा तो इधर की तरफ बेसिक बढ़ेगा, इधर जाने पर बेसिक बढ़ेगा तो इधर की तरफ आने पर बेसिक कम हो जाएगा। वो चार्ज के साथ रिलेशन, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा, पॉजिटिव कम तो एसिडिक नेचर कम तो बेसिक नेचर ज्यादा। इस तरीके का रिलेशन बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स देखो किस तरह से डिफाइन हुए। हाइड्राइड वो होते हैं जिसके अंदर कॉमन आयन के फॉर्म में आता है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आयन फ्री हो रहा है तो मतलब वो वाले कंपाउंड थे हाइड्राइड। जैसे कि देखो क्या कहा गया, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कंपाउंड बना HF, फिर बना HCl, HBr, HI। क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करूं तो कहूंगा डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। HF, HCl, HBr और HI में जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर साइज छोटा था, क्लोरीन का साइज बढ़ गया, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया। साइज जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, क्या कहेंगे? तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर इसका बॉन्ड शॉर्ट में बना हुआ है तो साइज छोटा होने की वजह से नजदीक है, इसके अंदर डिस्टेंस काफी ज्यादा है और डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाती है, तोड़ना आसान होगा। और जितना जल्दी आप इसको तोड़ेंगे उतना जल्दी ये टूट के क्या लिबरेट करेगा? H+। और जो आयन पानी के अंदर H+ आयन जितना जल्दी देगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो हम किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? अगर इस वाले ग्रुप में हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो कहेंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अगर बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है तो तोड़ना आसान होगा। H+ रिलीजिंग टेंडेंसी की बात करें तो H+ रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है और जो जितना जल्दी H+ देता है कहा जाता है उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है क्योंकि H+ रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ग्रुप नंबर 17 की बात करें मतलब कौन सी फैमिली आ गई? हेलोजन। हेलोजन में सीक्वेंस क्या होगा? सबसे बढ़िया HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। अगला देखो ग्रुप नंबर 16 मतलब फैमिली हुई ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में भी डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सबसे कम एसिडिक हुआ H2O, उसके बाद H2S, फिर H2SE, फिर H2PE और फिर H2PO। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 सबसे कम हुआ अमोनिया, फिर PS3, फिर ASS3 और फिर SBS3। तो सिर्फ हाइड्राइड ऐसे हैं जहां पर एक सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। हम कहते थे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे बढ़िया नॉन मेटल फ्लोरीन हुआ, तो नॉन मेटल कैरेक्टर तो ऊपर ज्यादा है और सबसे बढ़िया एसिड यहाँ पर कौन बना है HI। तो क्या होता है कि हाइड्राइड के केस में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने की वजह से तोड़ना आसान होता है, इसलिए सबसे जल्दी H+ कौन रिलीज करता है HI। तो हाइड्राइड्स में नीचे की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है। बाकी सारे पॉइंट सेम वही रहेंगे जो पहले आए थे। क्या कहोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाओगे, मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। ऑक्साइड्स ऊपर वाले एसिडिक, हाइड्रोक्साइड ऊपर वाले एसिडिक और हाइड्राइड नीचे वाले एसिडिक। और इधर की तरफ ऑक्साइड नीचे वाले बेसिक, हाइड्रोक्साइड नीचे वाले ज्यादा बेसिक और हाइड्राइड की बात करेंगे तो भी नीचे वाले ज्यादा बेसिक। तो बस नॉन मेटल के केस में जो हाइड्राइड बनते हैं उनके लिए ये होता है कि वो नीचे की तरफ जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हैं। ये वाला एग्जांपल ध्यान रखें, HF, HCl, HBr और HI, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा HI, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये तीन तरह के कंपाउंड थे जिनके नेचर के बारे में आपने पढ़ा है। सबसे पहले तो आए थे ऑक्साइड्स, फिर आए थे हाइड्रोक्साइड और फिर आए थे हाइड्राइड। ऑक्साइड्स इधर बेसिक, हाइड्रोक्साइड्स इधर बेसिक, हाइड्राइड इधर बेसिक या एसिडिक। अगर हम बात कर रहे हैं इधर की तरफ जाने की, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ऑक्साइड इधर वाले एसिडिक, हाइड्रोक्साइड भी इधर वाले और हाइड्राइड भी इधर वाले, सबसे ज्यादा एसिडिक। नेक्स्ट वन, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ऑक्साइड्स भी बेसिक, हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक और हाइड्राइड के केस में बेसिक। ऊपर जाने पर बेसिक नेचर कम होगा, इधर की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो इधर की तरफ जाने पर बेसिक नेचर बढ़ेगा। अच्छा, ऑक्साइड्स ऊपर वाले एसिडिक नॉन मेटल की साइड में, हाइड्रोक्साइड ऊपर वाले ज्यादा एसिडिक और हाइड्राइड नीचे वाले एसिडिक। और एक रिलेशन, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा और पॉजिटिव चार्ज जितना कम बेसिक नेचर उतना ही ज्यादा। इस तरीके का रिलेशन काम में लिया जाता है। अप्लाई करते हैं, देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड EN ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां ज्यादा होगा, जरा चेक करना। कंपाउंड लिखा गया C2H6, ये इस तरह का कंपाउंड हुआ। C2H4 में बात करें तो डबल बॉन्ड आया और बाकी चारों जो है हाइड्रोजन हो गए। C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड आया और बाकी के हाइड्रोजन लग गए। जरा अप्लाई करके बताते हैं आंसर के लिए तरीका। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला जाएगा, sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा sp2। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा sp। फोर्थ ऑप्शन में कहा है सभी का EN बराबर है। क्या आपने जानते हैं रिलेशन लिखा था, क्या रिलेशन था कि S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के, क्योंकि S और P में न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है और S जितना करीब होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा, खींचने की पावर ज्यादा होगी और खींचने की पावर का ही नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहें, इसके अंदर S कैरेक्टर जो निकल के आया है वो है 25%, अगला जो S कैरेक्टर निकल के आया है 33%, अगले में जो S कैरेक्टर निकल के आया है 50%। आंसर निकल के आ गया S कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। सबसे ज्यादा EN कौन से वाले कार्बन की होगी, sp। आप जानते भी हैं sp वाले कार्बन का जो EN होता है दिस वन इज 3.25, sp3 वाले का होता है 2.5 और sp2 वाले का 2.75। तो ये रिलेशन बताता है कि S कैरेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वन अप्लाई करते हैं, कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो कि मैक्सिमम पोलैरिटी दिखाने वाला है। चलिए पोलैरिटी चेक करने का तरीका आप एप्लीकेशन में पढ़ के आए हैं कि हमें कंपेयर करना है डेल्टा EN। डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा EN ध्यान करें, कार्बन का EN होता है 2.5 और आयोडीन का EN भी होता है 2.5। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन का EN होता है 3 और ऑक्सीजन का EN होता है 3.5। कार्बन का EN है 2.5 और फ्लोरीन का EN होता है 4। नेक्स्ट वन, फास्फोरस का EN है 2.1 और फ्लोरीन का EN है 4। जरा अप्लाई करें, इन दोनों के बीच में EN का डिफरेंस कितना आया, 0। मतलब ये वाला बॉन्ड तो कैसा हो गया, नॉन पोलर। 3 और 3.5 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया है 0.5। अगला देखें 2.5 और 4 इनके बीच का डिफरेंस कितना निकल के आया 1.5। अगला देखें 2.1 और 4 मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आया 1.9। 0.5 1.5 1.9 मतलब हम क्या कह सकते हैं सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड P और F के बीच में बनेगा। क्या कहा गया, डेल्टा EN जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो डेल्टा EN कंपेयर करनी है, ये भी पोलर ये भी पोलर ये भी पोलर, यहाँ तो दोनों का EN सेम है, मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड। नेक्स्ट वन, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सीक्वेंस जमाए हुए हैं। कैसे दिखा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तरीका देखें। सबसे पहले एग्जांपल में अगर देखोगे तो आपको अप्लाई करना होगा चार्ज +1 +3 +5 +7। क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा। सबसे कम पे रहेगा हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक एसिड। नाइट्रोजन वाला देखें, इस वाले नाइट्रोजन पे चार्ज है +3 और अगले वाले पर है +5। इसका नाम है नाइट्रस एसिड और अगले का नाम नाइट्रिक एसिड। कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, नाइट्रिक, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगला देखें, सल्फर के कंपाउंड लिखे हैं, चार्ज के हिसाब से बात करें तो इस पर चार्ज आया है +4 और इस पर आया है +6, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखें, नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पर लिखा था +3 और यहाँ पर लिखा था +5, कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, +5। बेसिक कौन ज्यादा होगा तो रिवर्स कर देना होगा आपको। अगला देखें, सल्फर के जो चार्ज यहाँ पर लगे हैं उसके हिसाब से ये वाला है +4 और ये वाला है +6, ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, +6। उसको देखें, एंटीमनी के चार्ज यहाँ पर लगे हैं, सॉरी चार्ज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज लगा है +3 और अगले पे लगा है +5, ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, +5। नेक्स्ट वन, अगले पे जो कंपेयर करना है उसका तरीका देखो क्या रहेगा। नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन जैसे लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ये बढ़ गया। अगला देखो, एक हेलोजन फैमिली से कंपाउंड लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर की तरफ जाओगे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। सबसे बढ़िया क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन हो गया। फिर से देखो, नाइट्रोजन फैमिली से कंपाउंड आए हैं, कौन कौन से कंपाउंड लिखे हैं, फास्फोरस, कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ऊपर की तरफ जाओगे नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, ये रहा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा, एसिडिक ज्यादा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेम रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर हाइड्राइड नहीं लिखे हैं, ये हाइड्रोक्साइड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोक्साइड का तरीका वही चल रहा होता है जो पहले अपन चला रहे थे कि जिसका EN ज्यादा होगा उसी के अंदर नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक HOF, फिर HOCl, HOBr, HOI। ऑक्सीजन की फैमिली से चेक करो, ओल्ड, स्टाइल, से, टीपो, सेम वही, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो क्या रिलेशन कहता है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। बस हाइड्राइड आता तो रिलेशन चेंज होता। हाइड्राइड के लिए कैसा रिलेशन, जैसे कि कहा गया था HF, HCl, HBr और HI, इनके अंदर कंपेयर करके बताना होता कि सबसे बढ़िया एसिड कौन सा है, तो हम क्या कहते हैं सबसे बढ़िया HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर हो जाता HF। हाइड्राइड के केस में नीचे की तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा होता है, अदरवाइज बाकी सब ऊपर। नॉन मेटल कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड तीनों में। मेटल्स वाले केस में मेटल कैरेक्टर ज्यादा, बेसिक नेचर ज्यादा, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड तीनों में। इधर की तरफ बढ़ता है एसिडिक, उधर की तरफ बेसिक। और आगे वाले जो एग्जांपल थे सारे के सारे हमें ये बताने के लिए थे कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, पॉजिटिव कम होगा तो फिर बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो ये कंपाउंड के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड के लिए एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करने के तरीके हमें बताता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर्स की।
एक्सेप्शनल ऑर्डर क्यों कहा? क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। जहां पर कुछ वैल्यू बेस्ड हमें बात करनी पड़ जाए तो वो एक्सेप्शनल ऑर्डर हमने यहां पर डील किए हैं। पीरियोडिक टेबल में वैसे तो आप जनरल ट्रेंड के हिसाब से चीजों को अरेंज करें, आराम से चलता है, पर हाँ कई जगह डाटा बेस्ड या वैल्यू बेस्ड चीजें जो आ जाती है उनके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स यहां पर लिए हैं, जैसे कि रेडियस के पॉइंट्स हम बात करें। रेडियस में अगर हम कंपेयर करें तो हम देखें H- और F- में से रेडियस ज्यादा होती है H- की। हाइड्राइड्स फ्लोराइड से बड़े होते हैं। क्यों देखना पड़ रहा है जरा देखना। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, H- बनाते ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये इनर्ट गैस हीलियम जैसा हो गया। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन थे, F- बनाते ही 10 हो गए। 10 होने का मतलब ये हो गया नियोन जैसा। वैसे तो हम जानते हैं कि हीलियम और नियोन में नियोन बड़ा है, पर रेडियस कंपेयर करें तो हम कहते हैं H- और F- में कौन बड़ा होता है? H-। कुछ तरीका देखो इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए कैसे है। हाइड्राइड बनाया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो H-, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया F-। अब दोनों के एनायन बना दिए तो देखो इनका Z इफेक्टिव में कंपेयर कर रहा हूं। Z इफेक्टिव कैसे? Z एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 1 था, इलेक्ट्रॉन 1 था, माइनस है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। अब आयन खो तो उसका Z इफेक्टिव निकालने के लिए पूरा Z इफेक्टिव कंपेयर ना करके हम सिर्फ क्या कंपेयर कर ले? Z/E। 1/1 इसका 1 आया, 1/2 इसका 0.5 आया, मतलब इसका Z इफेक्टिव कम हुआ। और Z इफेक्टिव हम जानते हैं कम अगर होता है तो Z इफेक्टिव के कम होने की वजह से साइज बढ़ता है, तो मतलब इसका साइज बढ़ गया। उधर भी बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, इधर भी 9 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पहले 9 थे, एक आते हैं 10 हो गए, 9/9 1 हुआ और ये हो गया 0.9। Z इफेक्टिव की वैल्यू तो यहां भी कम हुई, मतलब साइज तो यहां भी बढ़ेगा। किंतु यहां पर अगर मैं नोटिस करूं तो मैं कहूंगा Z इफेक्टिव 1 से 0.5 हुआ, मतलब Z इफेक्टिव का डिक्रीमेंट 50% था, जबकि यहां 1 से 0.9 हुआ, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट का चेंज है? 10% का। 50% Z इफेक्टिव में कमी होने की वजह से इसका साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है, और एक्सेप्शनली लार्ज हो जाने की वजह से हाइड्राइड फ्लोराइड से बड़े हो जाते हैं। अगर वैल्यू से कंपेयर करो तो हाइड्राइड जो होता है उसका रेडियस का वैल्यू हैलोजन्स में अगर मैं कंपेयर करूंगा एनायन बनाने के बाद, तो एनायन बनाने के बाद ये सिर्फ I- से छोटा है और बाकी सबसे इसका रेडियस बड़ा हो जाता है। मतलब H- हम कंपेयर करें F-, Cl-, Br- से बड़ा है और सिर्फ किससे छोटा होता है? I- से। तो वैल्यूज के हिसाब से इसको यहां रखना होता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमारे एक और चीज का आंसर देने के काम में आता है। हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एनायन कौन सा है, तो देखो स्मॉलेस्ट एनायन के लिए क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल में एनायन होते हैं जो कि छोटे, अगर हम कंपेयर करें तो ऊपर वाले सबसे छोटे रहेंगे। पहले पीरियड में देखो हाइड्रोजन और हीलियम आया, और हीलियम तो कुछ एनायन बनेगा नहीं, हाइड्रोजन ने बनाया H- और H- तो बड़ा है। सेकंड पीरियड में कंपेयर करें नॉन मेटल्स एनायन बनाएंगे, फ्लोरीन ने बनाया F-, ऑक्सीजन O-2, नाइट्रोजन N-3, कार्बन C-4, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और सबसे बड़ा C-4, N-3, O-2, F-, उनमें भी सबसे छोटा बनेगा F-। नीचे वालों का साइज तो ऑलरेडी बढ़ गया, इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल का स्मॉलेस्ट एनायन जो बन के आता है वो होता है F-। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट केटायन कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट केटायन के लिए आंसर देने के लिए हम कहेंगे सबसे छोटा H+। क्यों कहा H+? क्योंकि हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक था और प्लस बनाते इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो न्यूक्लियस बचा, और न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन बचे, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटा जो होता है केटायन वो तो होता है H+, और स्मॉलेस्ट एनायन की बात करेंगे तो वो होता है F-। तो ये इस चीज का आंसर देने के हमारे काम में आता है कि F- सबसे छोटा है। नेक्स्ट वन, अगला जो एक्सेप्शन लिया, रेडियस ऑफ Li+ और Mg+2। वैसे तो लिथियम और मैग्नीशियम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम बड़ा है और लिथियम छोटा है। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये होते हैं सेकंड पीरियड के और ये होते हैं थर्ड पीरियड के। सेकंड वाले छोटे और थर्ड वाले बड़े होने थे, मैग्नीशियम बड़ा था। पर जब आपने Mg से Mg+2 बनाया तो उस टाइम पर इसके साइज में थोड़ा ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ, जबकि Li से Li+ बनाते टाइम एक ही बार डिक्रीज हुआ। इसलिए अगर वैल्यूज से कंपेयर करोगे तो Li+ हल्का सा बड़ा है, और अदरवाइज रिलेशन देखें तो लगभग बराबर से होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इनके बीच का एक रिलेशनशिप भी होता है जिसको हम नाम देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये दोनों कंपेरेबल रेडियस रखते हैं। और एस ब्लॉक के साइज ऑर्डर में देखें तो कुछ ऐसा एक्सेप्शन होता है। सबसे छोटा अगर एस ब्लॉक में कंपेयर करें तो एलिमेंट होता है बेरिलियम, ये है मिनिमम, और सबसे बड़ा देखेंगे तो मैक्सिमम साइज होता है सीजियम का। तो सीक्वेंस देखो कैसा बन के आया, बेरिलियम से बड़ा होता है लिथियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके बाद आता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इस तरह का सीक्वेंस फॉलो होता है। वो छोटे हैं, ये बड़े हैं, और इधर वालों का साइज बड़ा होता है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो ये जिगजैग पैटर्न ठीक चला था, यहां थोड़ा सा चेंज आया। इस चेंज को कैसे बताएं? दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनका जनरल कन्फिगरेशन होता है NH2, और ये है एल्कली मेटल्स, इनका जनरल कन्फिगरेशन NS1। इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, यहाँ 2 से बनेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो एटम नजदीक आएंगे, और नजदीक आने की वजह से उनका रेडियस होगा कम। बॉन्ड अगर वीक बनेगा तो एटम दूर रहेंगे, रेडियस रहेगा ज्यादा। तो इनका मेटलिक स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका रेडियस होता है कम और इनका रेडियस होता है ज्यादा। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े एलिमेंट जो ये 3 बने हैं, कौन कौन से 3? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनको हम काम में लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए भी, तो ये वहां पर भी काम में आते हैं और इनका साइज बड़ा होता है। तो ये कुछ वो ऑर्डर थे जो कि साइज के ऑर्डर में वेरिएशन दिखा रहे थे। इसी तरह एक और ट्रेंड याद करें, जब हम बात कर रहे थे मेटलिक रेडियस के लिए डी ब्लॉक में, तो मैंने कहा था हाफ फील्ड और फुल फील्ड अपने आसपास वालों से बड़े होते हैं। जैसे कि उसी ट्रेंड को अगर मैं काम में लूं, एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से चालू करके और एटॉमिक नंबर 71 ल्यूटेशियम तक जाऊं, मतलब कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूं? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में भी 58 से लेकर 71 तक है, मतलब कौन सी सीरीज की बात हो रही है? लेंथेनाइट सीरीज। इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, शील्डिंग पुअर है, साइज कम होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि साइज डिक्रीज होता है। बस यहां पर जो एलिमेंट हल्का सा बड़ा हो गया वो है EU, और उसके बाद फिर से साइज कम होने लगा, और इधर भी जो एक एलिमेंट बड़ा हुआ है वो है YB। ये एलिमेंट इसलिए बड़ा है क्योंकि ये F7 कन्फिगरेशन रखता है हाफ फील्ड, और ये इसलिए बड़ा है क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, दिस वन इज फुल फील्ड। तो एक एलिमेंट जो बड़ा हुआ वो था 4F7 हाफ फील्ड वाला, और अगला एलिमेंट जो बड़ा हुआ 4F14 मतलब फुल फील्ड कन्फिगरेशन वाला। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वालों में इस तरह का चेंज आता है। और एक्जेक्टली वैल्यू से देखा जाए तो इस लेंथेनाइट सीरीज के अंदर मैक्सिमम रेडियस रखने वाला जो एलिमेंट होता है वो है EU। ये कुछ वैल्यू बेस्ड फैक्टर है। और इसके अलावा +3 के लिए रेडियस कंपेयर करने का तरीका आप पहले ही पढ़ के आए हैं। सीरियम +3, अगला भी +3, और ल्यूटेशियम अगर +3 तक जाओगे तो आप जानते हैं कोई चेंज नहीं आता। +3 के लिए 0 एक्सेप्शन के साथ हम बढ़ते हैं, और हम कहते हैं कि 58 वाला एलिमेंट सबसे बड़ा और 71 पर आने वाला एलिमेंट सबसे छोटा होता है। तो वहां कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जो वेरिएशन होता है वो होता है मेटलिक रेडियस के लिए EU लार्जेस्ट है, और EU और YB अपने आसपास वालों से बड़े हो जाते हैं इन द केस ऑफ मेटलिक रेडियस, क्योंकि हाफ और फुल वाले इलेक्ट्रॉन मेटलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, तब ये चेंज आता है। नेक्स्ट वन, अगला ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें आईपी के बारे में देखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब वैल्यू बेस्ड कहां पर ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। देखो क्या कहा था, हम पढ़ के आए हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका कन्फिगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड होता है उनके लिए आईपी की वैल्यूज अपने आसपास वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। जैसे कि हम कहते थे नाइट्रोजन है तो उसका आईपी कार्बन से भी ज्यादा है और ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। फास्फोरस जो हाफ फील्ड था उसके लिए आईपी की वैल्यू सिलिकॉन से भी ज्यादा है और सल्फर से भी ज्यादा है। तो हाफ फील्ड वालों के लिए आईपी की वैल्यू अपने आसपास वालों से ज्यादा होती है। पर ये वाला पॉइंट सिर्फ तब तक लगता है जब तक हम कौन से पीरियड की बात करें? फोर्थ पीरियड, क्योंकि उसके आगे जाते हो तो नॉर्मल जेड इफेक्टिव के ट्रेंड फॉलो होते हैं। और जेड इफेक्टिव क्या कहता है? लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, तो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाते हैं।
नेक्स्ट वन, ये पहला पॉइंट था। आईपी की वैल्यूज अगर लेंथेनाइट सीरीज में कहें तो लेंथेनाइट सीरीज में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो होता है 4f में, और 4f में जाने की वजह से f की शील्डिंग होती है पुअर, और अगर शील्डिंग कमजोर होगी तो z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा, और आप जानते हैं z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसीलिए 58 वाले की आईपी है कम और 71 तक आप जा रहे हैं तो आईपी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो कंटीन्यूअस इंक्रीज होता है, बिना किसी चेंज के आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, वैल्यू वाइज सेकंड और थर्ड में जो चेंज आते हैं वो रेस्पेक्टिवली उनके हिसाब से चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, आईपी की वैल्यू अगर 3D सीरीज में देखें तो हम वैसे तो डी में जा रहे हैं, आईपी बढ़ता है, पर कुछ इंटरवल ऐसे हैं जहां पर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, जैसे कि आईपी की वैल्यू बढ़ रही है, सेकंड वाले पर ये कम हो जाएगी, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 6th और 7th वाले पर चेंज हो जाएंगी। तो कुछ जगह वैल्यू वाइज आईपी की ऑर्डर इस तरह से चेंज होते हैं, अदरवाइज लगातार बढ़ाना है 2, 6 और 7 वाले इंटरवल पर रिवर्स कर देना है। पहले वाले एलिमेंट के लिए आईपी की वैल्यू रहेगी सबसे कम और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए आईपी की वैल्यू रहेगी सबसे ज्यादा, मतलब पहला वाला कम था और आखिरी में बढ़ते जा रहे हो तो आखिरी वाले की ज्यादा, जैसे स्कैंडियम का आईपी सबसे कम और जिंक के लिए आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर हुआ। इसके अलावा जैसा कि अपन पढ़ के आए हैं डी ब्लॉक के अंदर सीक्वेंस क्या कहा था, जब आप साइज के हिसाब से कंपेयर करते हैं आईपी को तो हम साइज में तो क्या कहते हैं, सीरीज अपन ने लिखी है पहले 3D, उसके बाद 4D और उसके बाद 5D। अगर 3D 4D 5D के लिए साइज कंपेयर करना पड़ जाए तो हम कहेंगे कि 3D से 4D जाने पर साइज बढ़ता है और 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर होता है, और इस इंपैक्ट को हमने नाम दिया था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या कहोगे, 3D से 4D साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू कम होगा, तो 3D और 4D में किसका आईपी ज्यादा, 3D का। 4D और 5D के आकार लगभग बराबर है और साइज बराबर हो जाते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखा जाता है z इफेक्टिव। 5D से पहले 4f आया था जिसकी शील्डिंग थी पुअर, z इफेक्टिव बढ़ गया था और z इफेक्टिव बढ़ा था तो आईपी का वैल्यू भी बढ़ेगा, तो 4D और 5D में किसका आईपी ज्यादा होगा, 5D का। तो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन 3D और 4D में 3D ज्यादा है, पर 4D और 5D में 5D ज्यादा है क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है और f की शील्डिंग होती है पुअर, उसकी वजह से ये डी ब्लॉक के अंदर वेरिएशन सेम चल रहा होता है। कुछ ग्रुप है जहां पर वैल्यूज लगातार बढ़ती है, 3D से 4D भी और 4D से 5D भी। कौन कौन से ग्रुप है, 4, 5, 6 और 10 में वैल्यूज कंटीन्यूअस इंक्रीज होती है, जो कि डाटाबेस एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ, एक जगह जहां पर ये ऑर्डर इन दोनों के अपोजिट चलेगा वो होगा ग्रुप नंबर 3 सेकंड ईयर लाएंगे, क्योंकि यहां पर साइज के अंदर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं लगता। साइज की बात करें, स्कैंडियम से यट्रियम साइज बड़ा था, यट्रियम से लेंथेनम भी साइज बड़ा था, और अगर साइज बढ़ेगा तो आईपी का वैल्यू कम हो जाएगा, स्कैंडियम से कम यट्रियम और उससे कम लेंथेनम। तो डी ब्लॉक में अलग अलग ग्रुप में वेरिएशन अलग हो सकता है, उसके बारे में ये पॉइंट है। अदरवाइज जनरल देखें तो 3D से 4D पहले कम होता है और 4D और 5D में 5D बढ़ जाता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और सबसे ज्यादा जो होता है वो 5D का होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वाले डोमिनेट कर रहे होते हैं।